माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के इस कड़ी में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद कार्यालय परिचारी के प्रश्न पत्र के ऊपर। यानी बिहार विधान परिषद कार्यालय परिचारी की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, साथ ही साथ आपको प्रश्न पत्र के साथ साथ जो है आपको उत्तर भी बताई जाएगी। आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग बात करें। तो देख सकते हैं यह मैथ का प्रश्न है कि फाइंड द वैल्यू। और आपको बता दें कि आज की इस कड़ी में जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ जीएस के पार्ट को देखेंगे, यानी जीके जीएस के पार्ट को देखेंगे, यानी जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज के प्रश्न पत्र को जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ देखने का काम करेंगे। देख सकते हैं कि मैथ में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ से आप लोग देखते जाएंगे, हम धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं। उसके बाद जो है आपको हम लोग डायरेक्ट जीएस के प्रश्न के ऊपर चलेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से जीएस के प्रश्न को देखना प्रारंभ करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ से जो है आपको जीएस का प्रश्न स्टार्ट है। प्रश्न संख्या 16 से कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? कौन करता है? आपको नील हरित शैवाल करता है, यानी ब्लू ग्रीन अलगी भी जिसको बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? नील हरित शैवाल यानी ब्लू ग्रीन अलगी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतल पेय जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या होता है? तो प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। पूछा जा रहा है कि पर्याप्त मात्रा में क्या होता है। तो पर्याप्त मात्रा में जो है आपको कैफीन होता है। क्या होता है? यानी 17 का आपको ए हो जाएगा, कैफीन हो जाएगा। यानी कैफीन जो है एक प्राकृतिक उत्तेजक है जो जैंथीन नामक यौगिकों के वर्ग से संबंधित है। यह सतर्कता व थकान कम करने में मदद करता है। इसका राइट जवाब होगा कैफीन हो जाएगा। 17 का ए होगा, कैफीन होगा, ना कि टैनिन होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ देख सकते हैं कि सॉफ्ट ड्रिंक सच एज कोल्स कंटेंट सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज। इसका राइट जवाब होगा कैफीन। वही अगला है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग, यानी नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग ऑर्गन में डीएनए होता है? यानी कोशिका के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में जो है डीएनए होता है? तो आप किस में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड होता है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन डी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा, यानी 18 का डी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। वही अगला है कि एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी किससे होती है? तो आपको फफूंदी से होता है, यानी फंगस से होता है। तो 19 का बी हो जाएगा। एथलीट फुट बीमारी जो होता है वो फंगस से होता है, ना कि बैक्टीरिया से होता है। इसका राइट जवाब होगा फफूंद यानी फंगस। वहीं 20 नंबर प्रश्न देख सकते हैं, तो हम लोग हिंदी को देख लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर है, यानी एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर है। इसका सही जवाब जो होगा आपको यांत्रिक अवलंब के लिए, यानी 20 का होगा बी, यांत्रिक अवलंब के लिए। यहाँ से आप लोग इंग्लिश देख ही लिए हैं, इसका होगा मैकेनिकल सपोर्ट के लिए, जिसको हिंदी में यांत्रिक अवलंब के लिए कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि घटपर्णी यानी पीचर प्लांट्स के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इसको आप इंग्लिश में देखना चाहें तो आप यहां से देख सकते हैं। यानी घटपर्णी पीचर प्लांट के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? इसका राइट जवाब जो होगा आपको लीव्स हो जाएगा, यानी पत्ता हो जाएगा, यानी 21 का बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है 22 नंबर, निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? इन निम्नलिखित अधातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है, ये पूछा जा रहा है।
तो इसका सही जवाब होगा आपको बी हो जाएगा, यानी 22 का बी होगा, सेलेनियम होगा। क्या होगा? सेलेनियम होगा, यानी 22 का सेलेनियम होगा, बिल्कुल राइट जवाब होगा। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं 23 नंबर्स। 23 नंबर्स प्रश्न है, यहाँ से आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, फिर आप लोग हिंदी पर चलते हैं। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प यानी फिलोस्पर उल कहलाता है? तो फिलोस्पर उल जो है आपको जिंक ऑक्साइड कहलाता है। क्या कहलाता है? जिंक ऑक्साइड। तो राइट जवाब होगा आपको 23 का जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, जिसको सफेद पाउडर जो पानी में नहीं घुलता है, यानी 23 का सी हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड होगा। वहीं यहाँ से 24 नंबर का इंग्लिश देख लीजिए कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अनदर नेम ऑफ आरडीएक्स। इसका राइट जवाब होगा ये हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ से आप हिंदी देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? इसका सही जवाब होगा साइक्लोनाइट्स, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, 24 का डी होगा। वहीं अगला है 25 नंबर, यहां से देख सकते हैं कि जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन आयतन जो होता है क्या होता है? यानी जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका वॉल्यूम पर क्या असर पड़ता है, ये पूछा जा रहा है। इसका राइट जवाब होगा पहले घटता है देन तब बढ़ता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, यानी 25 का हो जाएगा डी, डी फॉर डॉग, यानी पहले घटता है तब बढ़ता है। वहीं अगला है 26 नंबर, बेरी बेरी का क्या कारण होता है? यानी बेरी बेरी का क्या कारण होता है? तो बेरी बेरी जो है आपको विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसका केमिकल नेम जो है यानी रासायनिक नाम थायमिन है। इसका सही जवाब होगा B1। क्या होगा? B1, यानी सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं 27 नंबर देख लेते हैं। 27 नंबर यहां से हम लोग देख लेते हैं कि वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? इसका राइट जवाब होगा अपकेंद्रण। किस पे कार्य करता है वॉशिंग मशीन? अपकेंद्रण पर, यानी ऑप्शन सी। वहीं अगला देख लेते हैं 28 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो कांच में होती है। किसमें न्यूनतम होती है? कांच। क्योंकि प्रकाश की गति जो है वो सबसे अधिक जो है वो निर्वात में होता है, फिर वायु में, फिर तरल में और ठोस में सबसे कम होता है। इसलिए कांच जो है वो ठोस है, इसलिए पूछा जा रहा है कि न्यूनतम किस पे होगा? तो कांच पे होगा, यानी 28 का डी हो जाएगा। वहीं अगला है कि निम्न में कौन सी सदिश राशि नहीं है, यानी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये पूछा जा रहा है कि सदिश राशि नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो सदिश राशि कौन नहीं है? तो गति जो है आपको सदिश राशि नहीं है, गति अदिश राशि है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ई। वही 29 हम लोग देखेंगे, 30 देखते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, यानी 30 का सी हो जाएगा। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि कुछ मैथ के प्रश्न है और कुछ रीजनिंग के प्रश्न है, इसको हम लोग स्किप करेंगे, फिर और जीएस को पार्ट को देखेंगे। आगे चलिए हम लोग जीएस के पार्ट की ओर चलते हैं। देर न करते हुए हम लोग जीएस की तरफ चलते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि ये सारे प्रश्न जो है वो रीजनिंग के हैं। इस वीडियो में जो है, जैसा कि मैंने कहा कि इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम लोग जीएस के पार्ट को देखने वाले हैं। यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। जीएस के पार्ट, ये सारा प्रश्न जो है वो रीजनिंग का है, इसलिए हम लोग इसको स्किप कर रहे हैं। यहाँ से अब हम लोग जो है जीके के प्रश्न को फिर पुनः स्टार्ट करते हैं।
किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है? तो पूछा जा रहा है कि यहाँ से देख सकते हैं आप इंग्लिश के प्रश्न को, और यहाँ से हिंदी का देख लीजिए कि किस संविधान संशोधन से भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। इसका राइट जवाब होगा, क्या होगा, 42, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है, ध्यान रखिएगा। वही 62 नंबर देख सकते हैं। हम लोग 62 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो 10वीं अनुसूची का संबंध जो है वो दल बदल कानून से है, यानी दल बदल के परिवर्तन के आधार पर निहरता के बारे में प्रावधान है। इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 63 नंबर प्रश्न है, यहां से आप लोग इंग्लिश देख लीजिए। चलो 63 नंबर प्रश्न है कि नीचे लिखे विषयों में कौन सा संघ सूची में नहीं आता है। तो संघ सूची के अंतर्गत जो है वो एग्रीकल्चर नहीं आता है। वहीं अगला है कि जोसेफ एंटन नामक किताब किसने लिखी जो कि लेखक के जीवन का संस्मरण है। इसका सही जवाब होगा आपको सलमान रश्दी हो जाएगा। क्या होगा, 64 का बी हो जाएगा, सलमान रश्दी। 64 का बी होगा सलमान रश्दी। बार बार हम इसीलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। वहीं अगला है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19(1) कौन सा स्वतंत्रता नागरिकों को नहीं देता है। तो नहीं देता है ये पूछा जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपको संपत्ति को हासिल करने, रखने और बेचने की स्वतंत्रता नहीं देती है आर्टिकल 19(1). बाकी बाद आपको 19 के तहत जो है वाक स्वतंत्रता का और अभिव्यक्ति का अधिकार है। शांतिपूर्ण आप निरायुध सम्मेलन कर सकते हैं, भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आवाज संचलन कर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो नहीं पूछा जा रहा है, तो यही होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 65 का सी होगा। अब हम लोग 66 नंबर देख लेते हैं। 66 नंबर प्रश्न है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो बेसिक प्रश्न है, आपको जानकारी में होगी कि राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। इसका सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। 66 का उपराष्ट्रपति हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 67 नंबर। वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया। यानी वर्ष 2023 में किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से विभूषित किया गया, किसे किया गया है। तो इसका सही जवाब होगा चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को। यानी 67 का राइट जवाब होगा ऑप्शन ए। क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है वो किसने लिखा है। यानी नाट्य शास्त्र जो कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य का मुख्य स्रोत है वो किसने लिखा है। तो इसका राइट जवाब होगा आपको भरत मुनि होगा, ना कि शूद्रक होगा। यानी 68 का क्या होगा, भरत मुनि हो जाएगा। यानी 68 का सी होगा, सी फॉर चाइना। किसने लिखा है, तो भरत मुनि ने लिखा है। यानी 68 का सी होगा भरत मुनि। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहां से देख सकते हैं 69 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, ये ऑर्डर में है कि निम्न में कालानुक्रमिता के में सही है। यानी निम्न में कौन सा कालानुक्रमिता कर्म में जो है वो सही है। इसका राइट जवाब क्या होगा, इसका राइट जवाब आपको हो जाएगा ऑप्शन सी होगा, फतेहपुर सिकरी होगा, फिर देन ताजमहल होगा, फिर कुतुब मीनार होगा। कर्म में पूछा जा रहा है, इसलिए जो इसका सही जवाब होगा फतेहपुर सिकरी होगा। यानी 69 का सी होगा। ऑप्शन सी इसीलिए होगा क्योंकि 1571 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी का स्थापना हुआ, फिर 1632 में ताजमहल बनाने के लिए शुरू किया गया था और 1648 में बन करके ताजमहल तैयार हुआ। तो उसके बाद जो है आपको 1999 के अप्रोक्स में जो है 12वीं शताब्दी के करीब में जो है आपको कुतुब मीनार, इसलिए इसका सही कर्म होगा फतेहपुर सिकरी, ताजमहल और कुतुब मीनार।
चलिए, आशा है आप लोग समझ गए होंगे, और आपके मन में किसी तरह का संदेह रहे तो आप अपने स्तर से इसको चेक कर लेंगे, ताकि आपके मन में कोई संदेह की भावना नहीं है। उसके बाद हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी। ये ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किताब किसने लिखी, तो किसने लिखा, जवाहरलाल नेहरू। किसने लिखा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, 70 का बी होगा, बी फॉर बॉल, जवाहरलाल नेहरू। चलिए 70 फर्स्ट नंबर देखते हैं। 70 फर्स्ट नंबर है, वही कर्म वाला है, तो फिर यहाँ से देख लेते हैं। चलिए देख लिया जाए। यहाँ से है कि निम्न व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रपति बनने का सही कलानुक्रमिक कर्म क्या है। कर्म पूछा जा रहा है। सबसे पहले कौन बने थे, तो इसका नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकटरमन, फिर शंकर दयाल शर्मा। इसका सही कर्म क्या होगा, 1 2 3 4, यानी ऑप्शन बी इसका जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी 71 का जो है ऑप्शन बी होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नीलम संजीव रेड्डी जो है वो 25 जुलाई 1977 को बने थे। फिर उसके बाद जो है जेल सिंह 25 जुलाई 1982 से 1987 तक, और आर वेंकटरमन जो है 25 जुलाई 1987 से 92 तक। फिर शंकर दयाल शर्मा 1992 से लेकर के 1997 तक रहे। इसलिए इसका सही कर्म होगा आपको 1 2 3 4, यानी बी हो जाएगा। चलिए, ऐसा है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगला है कि अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, तो उसका साहसिक कदम होगा चंपारण सत्याग्रह, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था, चंपारण सत्याग्रह 1917। इधर हम लोग देख चुके हैं। चलिए अब हम लोग 74 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न यहां से देख लेते हैं कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थे। पूछा जा रहा है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। इसका सही जवाब होगा जीबी कृपलानी, न कि राजगोपालाचारी। क्या होगा, जीबी कृपलानी बिल्कुल सही जवाब होगा। सॉरी, इसका जीबी कृपलानी होगा, यानी डी होगा, डी फॉर बॉल होगा। यानी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी कृपलानी थे। वही अगला है 74 नंबर कर लिए हैं जेबी कृपलानी। उसके बाद अब हम लोग 75 नंबर करते हैं कि वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की, तो किसने की, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया, यानी 75 का होगा बी। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 76 नंबर जो है। 76 नंबर प्रश्न कहता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट आधारित थी किस पे, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 पर, भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी, यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी यह रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा 76 का बी हो जाएगा। 77 नंबर देख लेते हैं। यहां से आप लोग इंग्लिश देख लीजिए, इधर हम लोग हिंदी देख लेते हैं। 77 नंबर यहां से देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था। यानी निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून को तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक मार्च का आयोजन किया था, तो राजगोपालाचार्य किए थे। कौन किए थे, तो राजगोपालाचार्य, यानी सी राजगोपालाचार्य किए थे। तो इसका 77 का होगा बी, और यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का एक पार्ट था। अगला देख लेते हैं विक्टोरिया जलप्रपात। हाँ, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंध है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 78 का डी हो जाएगा। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पे है, जम्बेजी नदी पे है। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है,
तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो है वो अमेजन हो जाएगी। वैसे पूरी दुनिया में जो है वो नील नदी जो है वो सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी है, लेकिन आपको जो है इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के अनुरूप जवाब देना है, तो इसका सही जवाब होगा अमेजन हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, हम लोग इसको कर चुके हैं, 79 था ना। चलिए इसलिए बारीकी से चेक कर लेते हैं ताकि कहीं कोई प्रश्न छूटे ना। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो इसका सही जवाब होगा आपको सिंगापुर हो जाएगा, यानी 80 का डी हो जाएगा। क्या होगा? डी फॉर डॉग, यानी भूमध्य रेखा के निकट कौन सा नगर है? तो आपको सिंगापुर है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 81 देख लेते हैं। 81 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट है? तो ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन है? आपको सुमात्रा है। क्या है? सुमात्रा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट जवाब, यानी 81 का ए होगा, सुमात्रा द्वीप है। चलिए टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स निम्नलिखित में से किस नदी पर अवस्थित है? टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा आपको भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? 82 का बी हो जाएगा, भागीरथी नदी। वही अगला है कि तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना जो है आपको उत्तराखंड में है, यानी 83 का सी होगा, उत्तराखंड हो जाएगा। सोमपेन जनजाति निम्नलिखित स्थानों में से कहां सोमपेन जनजाति पाई जाती है? तो आपको अंडमान निकोबार में जो है आपको सोमपेन जनजाति पाई जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी 84 का बी हो जाएगा, यानी निकोबार द्वीप समूह, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आपको सोमपेन जनजाति पाई जाती है। आपको जानकारी में होगी ही। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 84 का बी हो जाएगा, निकोबार द्वीप समूह। 85 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है, इसको ध्यान में रखिएगा, नहीं है। तो किसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपको भारत में नहीं है। ये आपको तिब्बत मानसरोवर झील के निकट से इसका जो है उद्गम स्थल है, सतलज। बाकी बात ब्यास चिनाब ये सब का हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थल है। तो पूछा जा रहा है कि भारत में उद्गम स्थल किसका नहीं है? तो सतलज का उद्गम स्थल जो है वो मानसरोवर तिब्बत से। 84 का डी हो जाएगा। वही अगला देख लेते हैं। 86 नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश द्वारा भारत में अपने व्यापारिक केंद्रों की स्थापना का सही क्रमिक क्रम क्या है? ये कर्म पूछा जा रहा है, यानी अपना व्यापारिक केंद्र जो है वो किस कर्म पहले कहाँ खोला, उसके बाद कहाँ खोला, ये पूछा जा रहा है, यानी कर्म के अनुरूप पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको, इसका सही जवाब होगा सूरत। एक मिनट रुक जाइए, सॉरी। इसका सही जवाब होगा आपको ऑप्शन बी होगा, यानी 86 का बी हो जाएगा। बी इसलिए सूरत में 1613 में खोला था, फिर मद्रास में 1639 में, फिर बॉम्बे में 1668 में, फिर देन कलकत्ता में 1686 में। इसका सही क्रम क्या होगा? सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, यानी सूरत में 1613 में, मद्रास में 1639, बॉम्बे 1668, कलकत्ता 1686। राइट जवाब होगा 86 का बी, सूरत, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता। आगे देख लेते हैं। 87 नंबर प्रश्न है कि चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे? यानी चित्तरंजन दास की अध्यक्षता वाली किस संगठन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस मुख्य कार्यपालक अधिकारी के बाबत कार्य किए थे? तो ये हो जाएगा आपको कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी 87 का बी होगा, बी फॉर बॉल, कलकत्ता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन।
87 का बी फॉर बॉल। हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 88 नंबर प्रश्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था। इस प्रश्न को जो है हम जो है थोड़ा डॉट के करीब रखते हैं। इसका दो आंसर हो सकता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जो होना चाहिए मेरे ख्याल सी या डी होना चाहिए, लेकिन अधिक संभावना डी का है, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जो है कई प्रावधान थे। सिविल सेवा का भी प्रावधान था और द्वैत शासन का भी प्रावधान था। तो इसको आप लोग जो है एक बार चेक कर लेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग इसका डी होना चाहिए। आप लोग अपने स्तर से इसको देख लें। 89 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था। तो हर्षवर्धन का दरबारी कौन था। दरबारी कवि तो बाणभट्ट था, कवि था। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन का दरबारी था, तो बाणभट्ट था। यानी 89 का सी हो जाएगा, राइट जवाब सी होगा। 90 नंबर प्रश्न है प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक कौन था। तो इसका सही जवाब होगा मक्खली पुत्र गोसाल। मक्खली होगा, यानी प्राचीन भारत में आजीवक पंथ का संस्थापक मक्खली गोसाल था। यानी 90 का ये हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 91 नंबर, यहां से हम लोग देख लेते हैं। 91 नंबर प्रश्न है कि अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था। तो अमीर खुसरो का आध्यात्मिक गुरु कौन था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया था। 91 का बी हो जाएगा, शेख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। यानी 92 नंबर प्रश्न है कि सुल्तान बनने से पहले निम्नलिखित में से किसने कारा के गवर्नर के रूप में कार्य किया था। इसका सही जवाब होगा आपको अलाउद्दीन खिलजी होगा। 92 का डी हो जाएगा, क्या होगा, डी फॉर डॉग्स। 92 का डी होगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी होगा इसका। 92 का डी होगा अलाउद्दीन खिलजी। कुछ लोग सही से सुनते नहीं है, फिर बाद में क्लेम करेंगे कि आपने ये बताया। कम से कम थोड़ा जो है सावधानी पूर्वक बारीकी से सुन लिया कीजिए, फिर उसके बाद जो है मैसेज तो अच्छा लगता है। अदरवाइज फिर दूसरे लोग को दिग्भ्रमित होने की स्थिति आ जाती है कि आपने ये बताया, इसका क्या होगा। तो चलिए खैर, आगरा शहर की नींव किसने डाली। तो आगरा शहर की नींव जो है वो आपको सिकंदर लोदी ने डाला। यानी 93 का सी होगा। वही अगला है 94 नंबर, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की। तो इसका सही जवाब होगा आपको जोनाथन डंकन। 94 का ये हो जाएगा। वही 95 नंबर, यहां से आप लोग इंग्लिश देख लिए, हम लोग हिंदी देख लेते हैं। इंडियन सिविल सर्विस में सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ। यानी सुभाष चंद्र बोस का चयन कब हुआ था आईसीएस में, इंडियन सिविल सर्विस में। उनका चयन जो हुआ था आपको 1920 में हुआ था। 1919 में परीक्षा दिए थे, उनका चयन जो है 4th रैंक के साथ जो है 1920 में हुआ था। तो 95 का भी होगा। वहीं अगला, हाँ देख लिए हैं। वहीं अगला है कि शीतकालीन ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो इसका सही जवाब होगा 1924। 96 का सी होगा, 1924। भारत में पहले मध्यावधि चुनाव लोकसभा के लिए हुए थे, यानी मिड टर्म चुनाव कहिए उसको, कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब होगा आपको 1971 हो जाएगा। कब हुआ था, 1971। 98 नंबर है, इसको जो है एक मिनट यहां से हम लोग आगे देख लेते हैं। 98 नंबर इधर देख लीजिए कि भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। यानी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसका सही जवाब होगा आपको नीलम संजीव रेड्डी। यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या होगा, नीलम संजीव रेड्डी होगा।
आपको आप लोग से आग्रह होगा कि बाहरी नॉइज को जो है आप लोग इग्नोर करने का काम करेंगे, आप लोग से विशेष आग्रह होगा। इसका 98 का नीलम संजीव रेड्डी हो जाएगा। वही अगला है 99 नंबर प्रश्न है कि 73वां संशोधन डैश में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व के एक प्रावधान को प्रभावी बनाने के लिए लाया गया। तो किस आर्टिकल को लाया गया है? तो इसका सही जवाब होगा आपको आर्टिकल 40 यानी अनुच्छेद 40। 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा। वही अगला प्रश्न है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जो होता है वो आपको 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष का। तो इसका सही जवाब होगा 100 का ऑप्शन ए। तो ये था आपको बिहार विधान परिषद कार्यालय की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।